यस एवरीवन, सबसे पहले गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हालचाल आप सभी के। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में इंश्योरेंस कंपेंसेशन तक के पॉइंट्स को कर लिया था। एज आई नो, इंश्योरेंस कंपेंसेशन के अलावा वी वर डिस्कसिंग अबाउट सेल्फ जनरेटेड एसेट। इन द लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इज गुडविल ऑफ बिजनेस। सबसे पहला वर्ड क्या था? गुडविल ऑफ बिजनेस। दूसरा राइट टू मैन्युफैक्चर। अब यहां पे राइट टू मैन्युफैक्चर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मैंने एक फैक्ट्री स्टार्ट करी, उस फैक्ट्री के अंदर मेरे पास में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रही थी। अभी तुम भी कोई मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हो, और तुम मेरे पास में आए, बोले कि सर आपके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चलती है सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। क्या रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम अपना रॉ मटेरियल लेके आएंगे, आप हमें मैन्युफैक्चरिंग करने का राइट दे रहे हो? या फिर हमारी फैक्ट्री अभी बंद पड़ी है, हम लोग उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों के पास ऑलरेडी ओवर स्टॉक हो गया है, तो आप आए हमारे पास में और आपने बोला कि सर हमें मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्लेस चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सबका खर्चा वो देंगे, बाकी सब चीजें पूरी वो बियर करेंगे। दिस इज नोन एज राइट टू मैन्युफैक्चर। टेंजिबल एसेट है कि इनटेंजिबल एसेट है? परचेज्ड है या सेल्फ मेड है? सेल्फ मेड एसेट है। तो ऐसे में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी? नील रहेगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी? नील। सेल कंसिडरेशन जितना अमाउंट लिया है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो अमाउंट आ जाएगा, जीरो। क्या ऐसे केस में कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगा? नो, कोई भी तरह का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी ऐसे केस में अवेलेबल नहीं होगा। बोलो यस सर कि नो सर? यस सर। आगे बढ़ते हैं। टेनेंसी राइट, रूट परमिट, लूम आवर्स, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम एसोसिएटेड विथ बिजनेस। आई रिपीट, पहला क्या बोला? टेनेंसी राइट। दूसरा क्या बोला? रूट परमिट। तीसरा क्या बोला? लूम आवर्स। चौथा क्या बोला? ट्रेडमार्क। पांचवा क्या बोला? ब्रांड नेम। अगर बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना है? नील। मुझे बताओ इसकी हेडिंग क्या है? सेल्फ जनरेटेड एसेट का मतलब अपने आप बनी हुई और खुद ने बनाई हुई होती है, अपने आप बनी हुई और खुद ने बनाई हुई होती है, तो उस कंडीशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा क्या रहेगा? नील। सर व्हाट इफ इट इज परचेज्ड? तो कल मैंने एग्जांपल भी लिया था कि अगर ये परचेज्ड है, अगर ये कैसा है? परचेज्ड है, तो जितने में हमने परचेज किया है और अगर एप्रिशिएबल अमाउंट है या डेप्रिशिएबल अमाउंट है, तो उसको हमें समझना होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन परचेज के टाइम पे आएगा और कब नहीं आएगा? सेल्फ जनरेट के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो आएगा। सर इसमें एक वर्ड है लूमार्ट्स, थोड़ा वो भी बता दीजिए। लूमार्ट्स यू नो, लूमार्ट्स समझते हो? लूमार्ट्स का हिंदी मीनिंग होता है करघा घंटे। करघा घंटे, करघा, लूम आर्ट्स, करघा घंटे बोला जाता है। फैक्ट्रीज में यूज आने वाली टर्म्स है ना। अगर लूम आर्ट्स को अगर आप ऐसे समझोगे तो कई सारी ऐसे फैक्ट्रीज वगैरह होती है जिसमें वो पर्टिकुलर लूम आर्ट्स के बेसिस पर ही चलती है। उसमें क्या होता है कि लूम आर्ट्स बेचे जाते हैं। सपोज मेरे पास में 100 आर्ट्स है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, मैंने दिव्या को बोला कि तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग करनी, तुम आके कर लो 40 घंटे की, तो मैंने 40 घंटे इनको बेचे हैं, मैंने अपने 40 घंटे इनको बेचे और उनसे पैसे ले लिए। ठीक है, मैं करता तो 100 घंटे की करता, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने 40 घंटे इनको बेच दिए। 60 आवर्स की मैं खुद यूज में ले लूंगा या मैं खुद करूंगा। तो जो 40 घंटे के लूम आवर्स मैंने इनको बेचे हैं उनका अमाउंट सेल कंसिडरेशन हो जाएगा, डिफरेंस अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। यस और नो? टैक्सेबल में कैपिटल गेन होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस केस में भी क्या लेते हैं? जीरो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस केस में भी क्या लेते हैं? जीरो। एक बार इसको नोट कर लिया आप लोगों ने या कल ही कर लिया था? कल ही कर लिया था। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन इसका हाथों हाथी, लिखो एक क्वेश्चन इसका इंस्टेंटली, है ना। X sold its goodwill to Y for rupees 10 lakh, 10 लाख।
X sold its goodwill to Y for rupees 10 lakh. Expenses on transfer is 1% as 1% as brokerage. 1% as brokerage. Calculate capital gain for X for year 24-25. कर रहे हो क्या? अपने आप कर रहे हो कि मैं करवा रहा हूं? कर लिया? आंसर क्या आया? पहले बताओ, शॉर्ट टर्म आएगा कि लॉन्ग टर्म आएगा? मेन क्वेश्चन तो ये है ना, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्सेशन कैसे करेंगे? क्वेश्चन समझ में आया? तो समझिए, यहां पे देखिए आप लोग, यहां पे पहले हम लोग फिर से आते हैं, कहां गया वो, कहां गया? सेल्फ जनरेटेड एसेट। यस, मुझे बताओ इस कंडीशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ लेंगे या नहीं लेंगे? बोलो, लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, तो सीधा हो जाएगा सेल्स कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, बोलो ना क्या लिखा मैंने, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, है ना? सबसे पहले क्या लिखूं? सेल कंसिडरेशन कितना आ गया? 10 लाख, लेस कर देंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 1%, तो 10 लाख का 1% कितना हो जाएगा? 10,000। 10 लाख का 1% कितना हो जाएगा? 10,000। तो ये क्या आ जाएगा? नेट सेल कंसिडरेशन 9,90,000, लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितना हो जाएगा? नील। जो अमाउंट आएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, 9,90,000। यस, इंडेक्सेशन नहीं हो रहा है इसलिए। प्लस पिछले साल वाली गुडविल भी तो साथ में है ना, इसी पिछले साल वाली साथ में है कि नहीं है? उससे पिछले साल वाली, उससे पिछले साल वाली, अब तो ठीक है इसलिए। ठीक है, यस और नो? फटाफट लिख लीजिए सब लोग। अभी बताते हैं ना। क्योंकि हम जो दिमाग में वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना भाई, वो एज ऑन डेट कर रहे हैं। मैं आज बेच रहा हूं ना, तो मैं आज वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं कि मैं इतने में बेचूंगा। मैंने परचेस कब किया था? तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे निकालोगे? जब पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं निकालोगे तो फिर गेन कैसे निकालोगे? इस वजह से क्या रहेगा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। समझे मेरी बात? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन होता है, समय होता है, 3 साल होते हैं। इसमें तो पिछले 3 साल वाले भी तो इस 10 लाख में शामिल है। तो गुडविल तो मेरी लेटेस्ट में जो बनी है वो भी तो मैं बेच रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो फिर आप कैसे बाइफरगेट करोगे? इस वजह से गेन कौन सा रहेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अगला टॉपिक लिखिए आप लोग, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी इन डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म।
ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी इन केस ऑफ डीमैटेरियलाइजेशन फॉर्म। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी इन डीमैटेरियलाइजेशन लिख दिया। अब एक बार सब लोग मेरी तरफ देखो ना, एकदम स्ट्रेट बैठ जाओ सब लोग, एकदम स्ट्रेट। यस, आर यू रेडी? आवाज ही नहीं आ रही। आर यू रेडी? हाउ इज द जोश? नहीं है, नहीं है। हाउ इज द जोश? हाय कि गुड? देखी नहीं क्या तुम लोगों ने? तो वापस से बोलो, हाउ इज द जोश? हाँ, पहुंचनी चाहिए आवाज, छोरों की तो आती नहीं है क्या? हाँ, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी इन डीमेटलाइजेशन फॉर्म को मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहले डीमेट होता क्या है, पहले ये समझना होगा। सब लोग स्क्रीन की तरफ देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीमेटलाइजेशन फॉर्म। जब भी कभी ज्योति आप अपने शेयर्स को परचेज करते हो किसी भी ऐप से, तो जब आप ऐप से शेयर परचेज करते हो, आपने आज शेयर परचेज किए रिलायंस के 1000 और आज डेट है 1 अप्रैल 2014। आज डेट क्या है? 2014। और आपने अपनी ऐप से डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म में जो ऐप है जीरोधा वगैरह, वहां से आपने 10,000 शेयर किसके खरीदे हैं? रिलायंस के। किसके परचेज करें? रिलायंस इंडिया लिमिटेड के। क्या भाव से खरीदे? आपने खरीदे 35 के भाव से। आपने कितने रुपए पे किए हैं? 3,50,000। आई रिपीट, आपने कितने रुपए पे किए? 3,50,000 रुपीज, ठीक है। अभी क्या हुआ, थोड़े दिन बाद में आपको लगा कि रिलायंस इज ग्रोइंग, ही इज द गुड फ्रेंड ऑफ मोदी जी, तो ये और भी ज्यादा ग्रो करेगा, तो बेटर है इसके और शेयर ले लेते हैं। बीजेपी सरकार आ चुकी है जून में, आपने अगले साल यानी कि 1 अप्रैल 2015 को 3,000 शेयर और परचेज किए। मुझे बताओ 1 अप्रैल 2014 और 1 अप्रैल 2015 में शेयर के भाव सेम रहेंगे कि बढ़ जाएंगे? बढ़ जाएंगे, और या कम भी हो सकते हैं। तो ये शेयर के भाव हो गए थे 55 रुपीज। तो आपने इसके लिए कितने रुपए पे किए? 55,000 इंटू 30 करो जल्दी से, 1,65,000 रुपीज, ठीक है। फिर 5-6 साल आपने कुछ नहीं किया, 2019 में फिर से मोदी जी आ गए, और फिर से मोदी जी आ गए, बीच में जियो वियो भी आ गया, 5G भी आ गया, है ना। और वो क्या नाम है उसका, वो लड़की है ना उनकी एक, ईशा, उसने जियो को भी बहुत ऐसे बढ़ाना शुरू कर दिया, और रिलायंस इंडिया लिमिटेड के शेयर अजियो ने खुद ने खरीद लिए। तो आपको जैसे न्यूज मिली कि कंपनी के शेयर कंपनी की खुद की बेटी खरीद रही है, मतलब पक्का ही है कि आगे जाके इसके भाव बढ़ने वाले हैं। जैसे आपको ये न्यूज आई, आपने फिर से 1 अप्रैल 2022 को 2022 को आपने और सेम शेयर परचेस कर लिए, कितने? 15,000, और तब भाव थे 100 रुपए के, और आपके पास में अब टोटल मिला के 15 + 10 + 3 28,000 शेयर आपके पास में आ गए। कितने शेयर आ गए? 28,000 शेयर आपके पास आ गए, आपने अभी तक बेचे नहीं थे। एक दिन अचानक से आपको पता चलता है, उसको गोलू मोलू ना, क्या नाम है उसका, शादी ना भी, अनंत भैया की शादी में, है ना, अनंत भैया की शादी में मोदी जी को इनविटेशन मिला, और मोदी जी अनंत भैया की शादी में जब गए, मोदी जी जब अनंत भैया की शादी में जब गए, तो उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो उनको चाहिए थी। मोदी जी को इस बात से गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया तो कई सारे कॉन्ट्रैक्ट मोदी जी ने अपने एम्प्लॉयज को बोल दिया कि बंद कर दो, है ना, सब हटा दो, है ना। जैसे ही मोदी जी का गुस्सा देश ने देखा, मुझे बताओ रिलायंस के भाव बढ़ेंगे कि गिरेंगे? और गिरने ही वाले थे कि तुम्हें पता चल गया कि 2024 आ गया है, फटाफट से शेयर बेचो, अब कोई भरोसा नहीं है अगली बार मोदी जी खुद भी आए कि ना आए, है ना। 24 में तो आ गए, अगली बार आए कि ना आए। और जिस तरह से इनके झगड़े यहाँ पे हो रहे हैं और अडानी से इनकी दोस्तियां हो रही है,
यहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, अडानी से दोस्ती हो रही है, तो कोई भरोसा नहीं है कि शेयर के भाव बढ़े के गिरे। तुमने बेचने का सोचा। सबसे पहले तुमने सोचा कि मैं क्या करता हूं, इनमें से 12,000 शेयर बेचने का सोचा। यू सोल्ड 12,000 शेयर्स। ये सब क्या हो रखा है, ये सब क्या हो रखा है, परचेज। अब आप क्या करना चाह रहे हो, नाउ यू वांट टू सोल्ड। अब आपने सबसे पहले आपने सोचा कि मैं इस 28,000 में से, मेरी बात सुनो, एक बास्केट है, उस बास्केट में सबसे पहले कितने शेयर आए हैं, 10,000। फिर उसके बाद उस बास्केट में कितने शेयर आए हैं, 3,000। फिर उस बास्केट में कितने शेयर आए हैं, 15। उस बास्केट में टोटल शेयर कितने हैं, 28 है ना। उस बास्केट में टोटल शेयर कितने हैं, 28। अब इन 28,000 में से आपने सोचा कि 20,000 शेयर सेल कर देते हैं, और अभी जो भाव चल रहे हैं वो 200 चल रहे हैं, और अभी ईयर चल रहा है 23-24। हम लोग 24-25 में अभी हैं, बट 24-25 में हम लोग 23-24 की बात कर रहे हैं। शेयर सेल कर दिया, कितने रुपए में शेयर सेल करना है, 200 रुपए। तो अब आप क्या करोगे, कैपिटल गेन हुआ कि नहीं हुआ, अरे कैपिटल गेन होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि शेयर कितने में बिक रहा है, 200 रुपए में बिक रहा है। खरीदे थे या तो 35 में, या तो 55 में, या फिर 100 में। ठीक है, तो मैंने लिखना शुरू किया, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। आप लोग एक बार धैर्य बांध के रखना, प्रॉब्लम जनरेट ही अब होगी। जब प्रॉब्लम जनरेट होगी तो उसका सॉल्यूशन इसका हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। यस सर कि नो सर, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन मैंने लिखा सेल कंसिडरेशन। तो मुझे बताओ कितने शेयर बेचे, बोलना पड़ेगा, कितने शेयर बेचे, कितने रुपए का एक है, तो 2 दूनी 4, तो कितने हो गए 4, 2 0 और 4 0। तो क्या मैं कह सकता हूं 40 लाख है, कितने हैं ये, 40 लाख। लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फर्स्ट क्वेश्चन, 22 में खरीदे 24 में बेच रहे हो, अनु कमेंट तो करती नहीं, ऊपर बता तो दो। हाँ, 22 में खरीदा 24 में बेचा, शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा, क्वेश्चन तो ये नहीं, बड़ा केड़ा होगा, शॉर्ट टर्म होगा। यस, तुम क्या बोलते हो, शॉर्ट टर्म। नयोनिका क्या बोलते हो, शॉर्ट टर्म। अंजू क्या बोलते हो, शॉर्ट टर्म। इधर से शॉर्ट टर्म, हाँ ये लॉन्ग टर्म बोल रहे हैं, हाँ लॉन्ग टर्म, हाँ हाँ। शॉर्ट वाले हाथ खड़े करो, शॉर्ट। एक ही जना बोल रहा है, 2-3 जने शॉर्ट बोल रहे हैं। हाँ, क्यों शॉर्ट, क्योंकि 3 साल से कम है इसलिए। तो लॉन्ग क्यों बोल रहे हो, तुम इसलिए लॉन्ग बोल रहे हो। हाँ, बाकी लोग कोई कुछ बोल रहा है क्या, अरे बगनो मूर्खों क्या कर रहे हो तुम लोग, शेयर के केस में 1 साल होता है ना, लिस्टेड शेयर के केस में 1 साल होता है कि 2 साल होता है कि 3 साल होता है। और ये डीमेटेरियलाइजेशन लिस्टेड का होता है कि अनलिस्टेड का होता है, फिर सारा का सारा लॉन्ग टर्म है ये, सारा का सारा क्या है ये, लॉन्ग टर्म। मैंने 23-24 लिखा है, अगर मैं इसकी डेट भी लिख लूं, इसकी डेट 23-24 की कोई भी एक डेट लिख देता हूं, चलो मैं लिख देता हूं कोई भी एक डेट बोलो 23-24 की, 5 तारीख लिख देता हूं, 5 जुलाई 2023 में बेचा। कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जो 1 साल से कम अपने पास रखा है, तो शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा। क्वेश्चन तो ये शुरू ही नहीं हुआ है, क्वेश्चन तो ये है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कैसे लेस करूं, मतलब कि 100 रुपए मानू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या 55 मानू, या 35 मानू, या एवरेज कर दूं। पहले मैं कौन से शेयर बेचूंगा, 15,100 रुपए वाले, या 3,055 वाले, या 10,035 वाले, पहले मैं कौन से बेचूंगा। अब सुनो मेरी बात, आप क्या चाहोगे, आप क्या चाहोगे कि सर नीचे वाले पहले बेच देते हैं, क्योंकि 15,000 पहले बेचेंगे 100 रुपए वाले, तो 15,000 इंटू 100, हेलो लेस क्या होगा, 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाय और मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्सेशन वैल्यू करके, तो वैल्यू ज्यादा आएगी, वैल्यू ज्यादा आएगी तो प्रॉफिट कम आएगा, प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स
कम देना पड़ेगा। ये पूरी भारत की जनता क्या चाहेगी, जो नीचे से बेचने शुरू करते हैं, क्योंकि नीचे से हमने महंगे खरीदे थे, या फिर महंगे अगर ऊपर खरीदे तो ऊपर से बेचने शुरू करते हैं, क्योंकि हमने महंगे खरीदे थे तो महंगे खरीदे वाले अगर लेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट। ये जो शेयर है ना, ये सब शेयर एक समान है अब, क्योंकि बास्केट में डाल दिए, अब वो इकट्ठे हो गए, कोई एसेट बाइफरकेट थोड़ी कर सकते हैं कौन से है कौन से नहीं वाले। यहाँ पे तो कैपिटल गेन की बात आती है। तो इनका कहना है कि ना तो तुम्हारी सुनी जाएगी ना सरकार की सुनी जाएगी, एक रूल बना दिया जाएगा, सिर्फ उसका सुना जाएगा। और रूल कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। रूल क्या कहता है, जो शेयर पहले आया है, ये जनता बोलती नहीं है, सिर्फ इधर वाली जनता ही बोलती है ना, माना कि वो जोर से बोलते हैं ऐसा। अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है, अब के सबकी आवाज आनी चाहिए ना। रूल कौन सा लगेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मुझे बताओ पहले कौन सा गया, 10,000, 10,000 पहले जाएगा, फिर जाएगा 3,000। यहाँ पे 10,000 और 3,000 का नहीं है, 20,000 साथ जाएगा। मुद्दा ये है कि 10,000 के लिए 35 के भाव रखेंगे, 35 के, 3,000 के लिए 55 के भाव रखेंगे, और पीछे वाले 7,000 के लिए 100 के भाव रखेंगे। और जब ये सेल किया जाएगा तो एक साथ एंट्री होगी। कैसे एंट्री होगी समझना, इसकी एंट्री कैसे की जाती है वो समझना। तो ये हो गया सेल्स कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सबसे पहले हम ये वाले 10,000 शेयर को बेचते हैं, तो मैंने लिखा 10,000 इंटू 35 डिवाइडेड बाय, मुझे बताओ 14-15 का इंडेक्स क्या है, 14-15 का इंडेक्स क्या है, 240, 240 मल्टीप्लाइड बाय 365। फिर ये 3,000 शेयर का हिसाब होगा, तो क्या होगा 3,000, हाँ अच्छा 348, ओके 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 348। फिर इस 3,000 शेयर का हिसाब होगा, 3,000 शेयर कितने में खरीदे थे, 55 रुपीज में, डिवाइड बाय क्या कर लेंगे, इंडेक्सेशन। बोलो कौन सा इंडेक्सेशन करेंगे, 15-16 का, 15-16 का बोलो, 200, 254 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 348। अब 3,000 के बाद टोटल कितने शेयर बेचे हैं, टोटल कितने शेयर बेचे हैं 20,000। 20,000 में से 10 का और 10,000 का और 3,000 का हिसाब हो चुका है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट 7,000 शेयर्स। और नेक्स्ट जो 7,000 शेयर्स हैं, 7,000 शेयर्स कितने रुपए में खरीदे थे, 100 रुपए में। लास्ट ईयर यानी कि 22-23 का इंडेक्स क्या है, 3,311, 331 मल्टीप्लाइड बाय 348। ये कौन से शेयर्स हैं, ये 1 अप्रैल 14 को खरीदे गए शेयर हैं, ये 1 अप्रैल 15 को खरीदे गए शेयर हैं, और ये 1 अप्रैल 22 को खरीदे गए शेयर हैं। जल्दी से बताना शुरू करो, तीनों अलग अलग। पास्ट क्या बोला, 5,07,500। हाँ इधर क्या आया 62 062। इधर क्या आया 7,35,951, 51। डिफरेंस अमाउंट बोल दो, मुझे बताओ लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया, 24,67,487। मेरी बात सुनो, ये नोट नहीं करना कोई भी है ना, ये नोट करने के लिए मैं आपको वेट करवा रहा हूं, पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट लिखवा रहा हूं। लिखें फॉर्मेट मतलब पहले लिखवा रहा हूं कि क्या होता है। लिखें ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी इन डीमैट फॉर्म, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी इन डीमैटेरियलाइजेशन फॉर्म। whenever shares are transferred, whenever shares are transferred in dematerialization form, in dematerialization form,
whenever shares are transferred in dematerialization form, then in that case cost of acquisition and ये होल्डिंग पीरियड है, हॉलीडे पीरियड नहीं है, एंड होल्डिंग पीरियड ऑफ सिक्योरिटीज is to be taken on the basis of FIFO method, that is securities purchased before will be sold before, यानी कि जो शेयर पहले खरीदे थे वो पहले बेचे जाएंगे। आई रिपीट, जो शेयर पहले खरीदे थे वो पहले बेचे जाएंगे। क्लियर है? आप लोगों का सैलरी हो गया ना, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया। ठीक है, कैपिटल गेन अभी खत्म हो ही रहा है अभी। ठीक है, चलो आ जाओ, लिखें क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी लिख लो और आंसर भी लिख लो, है ना। ये वाला क्वेश्चन इसी तरह से लिख दो, परचेज रिलायंस इंडिया लिमिटेड डीमैट शेयर हैं, ये परचेज का डिटेल है और ये सेल्स का डिटेल है। लिख लीजिए ऐसे ही, फटाफट से नोट कीजिए। CSET का ना जो है डाउनलोड करो एक बार फाइल, उसमें से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट PDF में से कट करके मेल कर दो ना मेरे को अभी। हाँ, यस और नो बोलिए, हाँ या ना। जल्दी लिखो ना, इतना धीरे धीरे क्या लिख रहे हो, देश इंतजार कर रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी मेन प्रॉब्लम यही होती है कि वो रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। आज जैसे हमने कई सारे बच्चों को कॉल करके जब बात करी तो वो लोग, हम लोग जिस दिन कैपिटल गेन में, वो बच्चे उस वक्त पीछे हैं। और जो लोगों ने कोर्स ही परचेज पिछले 10 दिनों में किया है, लाइक अभी जैसे अभी हम लोग कौन से महीने में चल रहे हैं, वी आर इन अगस्त मंथ, है ना। जिन लोगों ने परचेज ही अगस्त में किया है उनका चलो समझ में आता है, बट दोज हु परचेज्ड 15 डेज बिफोर, वो भी अगर लेक्चर नंबर पीछे चल रहे हैं तो गलत है, उनको एकदम स्पीड मेंटेन करनी चाहिए, है ना। यस, चले आगे, आंसर लिख लीजिए फटाफट से, ऊपर चढ़ा दो इसको, लीजिए आंसर, आंसर भी नोट कर लो, आंसर भी नोट कर लो फटाफट से। हाँ तो बताओ ना, तुम इतने सारे लोग कैलकुलेटर, ये यार ये लड़की का कैलकुलेटर इधर ही पड़ा है इतनी देर से, ऐसे मत करो। देखो आंसर सही बताओ, पूरा एक बार वापस से चेक करो। 25 लाख, वंशिका वापस बोलो, 487। many of students like स्पेशली इन साउथ फटाफट कोर्स देख रहे हैं। ये जयपुर वाले, दिल्ली वाले, ये बच्चे धीरे धीरे कोर्स देख रहे हैं। बेंगलोर वाले वगैरह वाले सब एकदम फास्ट देख रहे हैं। और
वो खुद मुझसे मांगते हैं कि सर लेक्चर अपलोड करो जल्दी और जल्दी। तो जो जल्दी देखेगा उसका कोर्स जल्दी होगा, जिसका कोर्स जल्दी होगा रिवीजन 2-3 बार कर पाएगा, है ना। चलिए, कैन वी मूव ऑन? बोल हाँ या ना। अरे यार जल्दी करो, थोड़ा सा जल्दी करो प्लीज। डन, बढ़े आगे। एवरीवन प्लीज टेल मी, कैन वी मूव ऑन? ओके, अभी आप लोग समझिए क्या हो रहा है। डीमैट में जब भी कभी शेयर दिया जाएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, जब शेयर किस में दिया जाएगा? डीमैट में। तो शेयर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। अब रिलायंस इंडिया लिमिटेड के शेयर आपने पहले खरीदे बाद में खरीदे, तो ऐसा थोड़ी होगा कि जो पिछले बाद में खरीदे वो शेयर पहले बेच दो। क्यों भैया? जो शेयर पहले खरीदे थे वो पहले जाएंगे, ताकि अब इसमें रेट का कोई लफड़ा नहीं है। पहले वाला महंगा था तो एसएससी का फायदा, पहले वाला सस्ता था तो गवर्नमेंट का फायदा। क्योंकि अगर सस्ता शेयर महंगे में बिक रहा है तो टैक्स ज्यादा लगेगा क्योंकि इनकम ज्यादा होगी। महंगा शेयर सस्ते में बिक रहा है तो लॉस भी हो सकता है। तो जहां पे बेनिफिट ऑफ लॉस होता है वहां पे बेनिफिट ऑफ प्रॉफिट भी गवर्नमेंट फील करेगी और उसके ऊपर आपसे टैक्स भी लेगी। तो विद दिस वी आर मूविंग अहेड विद वन मोर क्वेश्चन। आप लोग एक और क्वेश्चन भी ले लीजिए प्लीज, एक और क्वेश्चन ले लीजिए, एक और क्वेश्चन भी ले लीजिए। स्टेटमेंट ऑफ Zerodha लिमिटेड ऑफ मिस्टर टैक्स पेयर। व्यक्ति का नाम क्या है? मिस्टर टैक्स पेयर, मिस्टर टैक्स पेयर shows following डिटेल्स। ठीक है, ये डिटेल्स उसकी जो है वो दिख रही है। कैसी डिटेल दिख रही है भैया? ये देखिए, परचेज डिटेल्स, परचेज डिटेल्स 1 अगस्त 2019। छोटा हो गया क्या? 10,000 शेयर्स एट द रेट 20 ईच। ठीक है, देन 1/9/2020 4,000 shares at 15 each. Then 1/12/2021 3,000 shares at 10 ईच। ठीक है, इतने शेयर्स आए हैं, परचेज डिटेल इतनी है। ठीक है, शेयर्स सोल्ड मतलब परचेज डिटेल पहले बता दी, अब कौन सी डिटेल बता रहा हूं मैं? सोल्ड वाली डिटेल। शेयर सोल्ड कैसे किए हैं? 1 अप्रैल 23 को 5,000 शेयर बेचे हैं
5,000 शेयर बेचे हैं 30 रुपए के हिसाब से, 5,000 शेयर बेचे हैं 30 रुपए के हिसाब से, 30 रुपीज पर शेयर 1 अप्रैल 23 को। फिर 1 जुलाई 23 को और 5,000 शेयर बेचे हैं, कौन से वाले, 40 रुपए वाले। और फिर 1 सितंबर 23 को रिमेनिंग 7,000 शेयर बेचे हैं 100 रुपए में। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कैपिटल गेन फॉर द ईयर, कैपिटल गेन फॉर द ईयर 2024-25 for the assessment year, for the assessment year 24-25। कर लेंगे आप लोग, बोलिए कर लेंगे आप लोग, हाँ या ना? नोट करिए, और इट इज होमवर्क, इट इज होमवर्क। अभी 2 क्वेश्चन होमवर्क में आपके ऐसे हैं जो मुझे डिस्कस करवाने। एक तो मैंने जो कल दिया था ग्रेसिका वाला, है ना, और एक ये ग्रेसिका ही नहीं आज, क्यों? नॉर्मल है क्या? क्या हो गया सर, क्या? चले, हमने बॉन्ड को, डिबेंचर को बॉन्ड में कन्वर्ट करना सीख लिया था क्या? बोलो हाँ या ना? तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसफर ऑफ सुवेट इक्विटी शेयर और ईसॉप शेयर्स। मैं आपको एक चीज समझाता हूं। स्वेट का मतलब क्या होता है? स्वेट, स्वेट का मतलब क्या होता है? बड़ा कंपनी के पसीना, है ना, जो कंपनी के लिए बहाए पसीना उसको मिलेगा शेयर्स का बहुत बड़ा तोहफा। कौन दे रहा है? कंपनी दे रही है। कितना तोहफा दे रही है? फ्री ऑफ कॉस्ट या कम रेट पर कंपनी के नॉर्मल शेयर दे रही है। ऐसे में क्या कहा जाता है उसको? स्वेट इक्विटी शेयर। नाउ स्वेट इक्विटी शेयर का क्या मतलब होता है, समझ में आ गया? ऐसे डायरेक्टर्स, ऐसे कंपनी के ऐसे मैनेजर्स वगैरह, कंपनी के ऐसे डायरेक्टर्स वगैरह जो कंपनी के लिए दिन रात काम करते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स को, कंपनी के प्रमोटर्स को लगता है कि यार ये तो हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना पसीना बहा रहे हैं, क्यों ना इनको भी हम अपनी कंपनी के शेयर्स इश्यू कर दें। ऐसे में कंपनी के कई सारे शेयर्स उन लोगों को इश्यू किए जाते हैं, और जब कभी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स उनको इश्यू किए जाते हैं तब वो शेयर्स उस भाव पे नहीं होते जो नॉर्मल मार्केट रेट है, वो शेयर कम में इश्यू किए जाते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पर इश्यू किए जाते हैं। फायदा क्या हुआ मुझे बताओ नेओनी का, फायदा क्या हुआ? कहां ध्यान था तुम्हारा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की बात ही नहीं चल रही है, एम्प्लॉइज को मिल रहे। हाँ, एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो कंपनी को तो नुकसान है ना, कंपनी को तो कम रेट में क्या फायदा? इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। फायदा किसका है? एम्प्लॉय का। अब एम्प्लॉय का फायदा हुआ, एम्प्लॉय मोटिवेट हुआ, एम्प्लॉय मोटिवेट हुआ तो एम्प्लॉय ज्यादा काम करेगा, ज्यादा काम करेगा तो कम। ऑलरेडी वो एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जा रहा है जो ऑलरेडी काम कर रहे थे। जैसे तुम रेगुलर क्लास में आती हो, ठीक है, तो एकदम पूरा ध्यान से बैठती हो, तो मैंने कहा कि इसको मैं एक पार्कर का पेन गिफ्ट करता हूं। क्यों कहा? क्योंकि ये और मोटिवेट होगी, और ज्यादा ध्यान से बैठेगी। 2 पार्कर के पेन मिलेंगे इसको, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे एम्प्लॉइज जो ज्यादा काम कर रहे हैं, those employee who was working more towards the company, who are taking efforts more towards the company, so being a responsibility of the promoter always give some shares to their employees or managing directors or senior level employees, because if they give sweat equity shares to senior level employee, or if they give equity share to their employees who are working more towards the company, so definitely they will get motivated. If they will get motivated, they will do more work. क्योंकि अभी उनका क्या हो रहा है? शेयर्स जो मिल रहा है उनको, क्या मिल रहा है? शेयर्स। क्या हो गया तुम्हें? हैं? क्या हो गया? मजा नहीं है? ऐसे राइम बन गई क्या? हाँ, अगर उनको शेयर्स मिल रहे हैं तो ये मान के चलो दे आर नाउ मालिक ऑफ द कंपनी। हाँ, शेयर होल्डर कौन होता है कंपनी का? ओनर।
तो अभी कंपनी के मालिक बन गए वो, कितने से, उतने शेयर से। ये शेयर्स बहुत ज्यादा नहीं होते नंबर में, पर एम्प्लॉइज का फायदा हो जाता है। वन ऑफ माई कजिन, आई ऑलवेज टेक द एग्जाम्पल, मनीष जिसका मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, JSW में है। वो JSW में इतने साल से जॉब कर रहा है। क्या होता है, जैसे ही JSW में एक एम्प्लॉय लंबे समय तक रहते हैं और जिनकी परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक होती है, लंबे समय तक रहने वाले एम्प्लॉयज को JSW अपने शेयर्स देता है, और वो शेयर्स उनके लिए डेफिनेटली मोटिवेशन का काम करते हैं। कैसे मोटिवेशन का काम करते हैं, जैसे मैंने उनसे पूछा इस बार कितने शेयर्स मिले, तो बोले कि हमें ऑप्शन दिया गया कि एक शेयर 1 रुपए का, एक शेयर कितने में दिया जाएगा, मार्केट रेट उनकी बहुत ज्यादा है, और ऐसे में उनको कहा गया कि आपको हम लोग 1 लाख शेयर्स देने का ऑप्शन, सॉरी 10,000 शेयर्स का ऑप्शन दे रहे हैं। कितने शेयर्स का, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, मैं तो एक एग्जांपल, रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं। और मान लीजिए एक शेयर अगर उस वक्त मार्केट में 50 रुपए का चल रहा है, कंपनी ने कितने रुपए लिए, 1 रुपए, मार्केट में भाव क्या चल रहे हैं 50, तो मुझे बताओ 10,000 इंटू 50 करो तो मनीष का फायदा कितना हुआ, 5 लाख रुपीस का। जस्ट इमेजिन 5 लाख रुपए फ्री में मिल गए। तो ऐसी कंपनी के साथ मनीष रहना पसंद करेगा कि नहीं करेगा, ऐसी कंपनी के साथ, हाँ कौन है, कौन है, ऐसी कंपनी के साथ मनीष रहना पसंद करेगा कि नहीं पसंद करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि उनको पता है ना बैठे बैठे कभी 5 लाख रुपए आ जाते हैं, बैठे बैठे कभी 7 लाख के शेयर्स आ जाते हैं। 2-3 साल में एक बार ही ऐसे स्कीम्स दी जाती है, और ऐसे तरह की स्कीम को आपने 12th अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा, और इस स्कीम का नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ESOS और ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। उसमें वेस्टिंग पीरियड भी होता है, उसमें होल्डिंग पीरियड भी होता है, याद आ रहा है क्या, तो बस उसी को हम लोग समझते हैं। अभी तक क्या है पता है, मैंने तो आपको बताया कि स्वेट इक्विटी शेयर होते क्या है और ESOP शेयर होते क्या है। JSW में जो मनीष को मिला वो क्या था, स्वेट या ESOP, ESOP। और अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी में कोई डायरेक्टर्स वगैरह को मेहनत करने के लिए जो शेयर दिए जाते हैं वो क्या है, ESOP या स्वेट, स्वेट इक्विटी शेयर भी डिस्काउंटेड प्राइस पर होते हैं और ESOP भी डिस्काउंटेड प्राइस पर होते हैं। जल्दी से ये एज इट इज पूरा नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कर लो। यस, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो एक बार आप पॉज करके और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या हो रहा है, सबसे पहली बात, शेयर किसको अलॉट हो रहा है, शेयर किसको अलॉट हो रहा है, या तो नाम क्या है इसका, स्वेट इक्विटी शेयर, या फिर नाम क्या है इसका, है ना। जब एम्प्लॉय को शेयर पहली बार फ्री में मिलता है ना, तो हाँ अगर फ्री में मिलता है या कम पैसे में मिल रहा है तो दोनों कंडीशन में एम्प्लॉय का फायदा है। देने वाला कौन, एम्प्लॉयर, कंपनी, लेने वाला कौन, तो एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को देगा तो बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, तो जो बेनिफिट हुआ उस बेनिफिट कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, सैलरी हेड में। वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, सैलरी हेड में। अब जब इन शेयर को बेचा जाएगा तो ऐसी कंडीशन में अगर शेयर परचेज किया है अप्रैल 2007 से मार्च 2009 के बीच में, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन। क्वेश्चन में वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन की डेट दे रखी होगी और उस डेट का एक्विजिशन का प्राइस दे रखा होगा। तो वेस्टिंग डेट को जो शेयर की प्राइस है ना वो क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आई रिपीट, वेस्टिंग डेट को जो शेयर की प्राइस है वो क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन अगर इफ शेयर वर अलॉटेड ऑन और आफ्टर 1/4/2009 तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज ऑन फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। दो तरह के ऑप्शन, दो तरह की डेट दे रखी होगी। पहले तो वेस्टिंग डेट, पहले क्या दे रखी होगी, दूसरी डेट दे रखी होगी एक्सरसाइज डेट। अगर 7 से लेकर 9 के बीच के हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सी डेट वाला लेंगे, वेस्टिंग डेट वाला। 9 के बाद में अगर काव्य 9 के बाद में तो कौन सा लेंगे, एक्सरसाइज डेट वाला। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, वेस्टिंग का कब लेंगे, 7 से 9, और एक्सरसाइज का कब लेंगे, ये ESOP के केस में है। स्वेट इक्विटी शेयर के केस में तो कोई लफड़ा ही नहीं है ना, सीधा आपको क्या मिलता है ऐसा। यस और नो, यस सर, थैंक यू सो मच। इसके क्वेश्चंस अपन कल करेंगे। बात सुन लीजिए, कल के लेक्चर में आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा स्पेशल केस और हम लोग शुरू कर देंगे अपने एग्जाम्पशंस, राइट।
क्या शुरू कर देंगे हम लोग अपने एग्जाम्शन है ना, दिख रहा है ये, इसके लॉजिक के साथ बताएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।